Okay, so let's go on with the lecture. तो कल एक क्वेश्चन दिया था, वो सबने ट्राई किया? मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या किसी ने ट्राई? मना कर दो, नहीं किया तो। चलो कोई नहीं, वो क्लास में ही देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था दैट आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। हाँ। ओके। क्वेश्चन था कि W एक सबस्पेस है। सबस्पेस है, किसका है? R पावर 5। ओके, ये एक वेक्टर स्पेस है जिसका W एक सबस्पेस है। हमें बेसिस निकालने हैं। फाइंड बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। इसमें ओरिजिनल वेक्टर्स हैं। ठीक, मेरे पास जो वेक्टर्स थे वो थे 1 2 1 3 2। सेकंड वेक्टर था 1 3 3 5 3। थर्ड वेक्टर था 3 8 7 13 8। फोर्थ वेक्टर वाज 1 4 6 9 7 and the fifth one was 5 13 13 25 19। यही सारे थे, 5 वेक्टर्स है मेरे पास। और मुझे अपने ओरिजिनल वेक्टर्स के करेस्पॉन्डिंग क्या निकालने हैं? बेसिस निकालने हैं। प्रोसेस क्या था निकालने का? हेलो। कैसे निकालेंगे बेसिस यहाँ पर? पहले क्या करते हैं, पहले हम क्या फॉर्म करेंगे? एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे एंड रो रिड्यूस्ड। ओके, ठीक है। पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, उसके बाद उसको एक्लन फॉर्म में रो रिड्यूस करेंगे, बेसिकली एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम वो सारे वेक्टर्स हटा देंगे, वो सारे कॉलम्स हटा देंगे जिनमें क्या नहीं है, पाइवट नहीं है। और वो सारे वेक्टर्स हम हटाएंगे ओरिजिनल वेक्टर्स में से। बाकी जो बचे वेक्टर्स होंगे वो मेरे क्या फॉर्म कर जाएंगे? बेसिस फॉर्म कर जाएंगे। हम पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। लेट्स से मेरे पास ये M मैट्रिक्स मैंने फॉर्म करी, जो है 1 2 1 3 2। ओरिजिनल वेक्टर्स की फॉर्म में चाहिए, हम क्या करेंगे, वेक्टर्स को कॉलम्स की फॉर्म में कॉलम्स में लिखेंगे। ठीक है, 1 3 3 5 3 3 8 7 15 8 1 4 6 9 7 5 13 13 25 19। इसको करना है रिड्यूस। ठीक है, अब इसको रिड्यूस करना है। अब यहाँ पर पहले हम रिड्यूस करने का फॉर्मेट होता है, जिसको मैथ्स वाले बच्चे हैं शायद उन्होंने भी पढ़ाई होगा, एक्लन फॉर्म वाला, कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके नीचे की सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग पहला स्टेप मेरा ये होगा। तो मुझे इन सारी एलिमेंट्स की एंट्री को, इन सारी एंट्रीज को 0 बनाना है। उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। हमने लगाया R2 में, सेकंड रो में लगाया R2 माइनस 2 R1। ओके, सिमिलरली R3 में मैंने लगाया R3 माइनस R1। 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। इसमें मैंने लगाया R4 माइनस 3 R1 एंड R5 में लगाया R5 माइनस 2 R1। ओके, ये 4 ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए मैंने पहली बार में। लेट्स सी क्या क्या आता है रिजल्ट।
पहली वाली रो वैसी की वैसी रहेगी 1 1 3 1 5. ओके, नाउ लेट्स कम टू सेकंड रो. सेकंड रो में क्या हो रहा है, सेकंड रो माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट रो. ओके, सो 2 minus 2 हमें मल्टीप्लिकेशन करना है बेसिकली इसमें. 2 minus 2 it will be 0, 3 minus 2 it will be 1, 8 minus 6 it will be 2, 4 minus 2 it will be 2, and 13 minus 10 that will be 3. ओके, सिमिलरली इसी तरीके से हम सेकंड थर्ड में जाएंगे. थर्ड में हमने लगाया R3 minus R1, that is 1 minus 1 0 2 4 5 and that's 8. ओके, अब यहाँ लगाएंगे 3R4 minus R1. ये सबको समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं, इक्वलेंट फॉर्म में रिड्यूस कर. हाँ, यहाँ पर प्रोसेस लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3. अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है. 2 4 6 and this is 10. Okay, now let's get back to this one, which is 2 3 4 minus 2 0 1 2 5 and this is 9. Okay, अब क्या करना है, ये वाले एलिमेंट के सारे नीचे वाली एंट्रीज मैंने 0 कर दी. अब हम लेंगे ये वाला एलिमेंट. सेकेंड रो के इस एलिमेंट के नीचे की सारी एंट्रीज क्या हो, 0 हो जाए. अब मुझे इनको 0 करना है. इनको 0 करने के लिए हम क्या लगाएंगे, R3 में लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन. R3 minus 2 R2, R4 में लगाया R4 minus 2 R2, R5 में लगाया that is R5 minus R1, सॉरी R5 minus R2. इसमें लगाया तो यहाँ पर आया कुछ, ये हटा देते हैं. यहाँ पर समथिंग मैट्रिक्स आई मेरे पास 1 1 3 1 5. पहली रो में कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी 3 रोज में चेंजेस होंगे. अगर हम इसमें लगाते हैं तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 2 will be 0 0 0 2 4 and 0 0 0 3 and this will be 9 6. okay, it will be 6. okay, फर्दर अगेन ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे. अब ये वाले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग के सारे एलिमेंट्स नीचे कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए. ओके, अगर हम ये लगाते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर मैं ये दो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगा दूं, दैट इज R4 में लगाया मैंने R4 minus 2 R3 एंड R5 में लगाया मैंने R5 minus 3 R3. इससे ये दोनों एंट्रीज मेरी क्या हो जाएंगी, दोनों रोज कैसी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी. राइट और नॉट? यस. ठीक, अगर ये भी 0 हो जाएंगे तो मेरी जो नई मैट्रिक्स फॉर्म हुई, रो रिड्यूस मेरी फॉर्म हुई, वो ये हुई. ठीक, अभी मेरे पास यहाँ पे एक्लेन मैट्रिक्स फॉर्म हो गई. इसमें पाइवट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये है, ये है और ये है, ये मेरे हैं पाइवट एलिमेंट्स. ओके, ये हो गए पाइवट एलिमेंट्स. अब हमें क्या करना है, वो कॉलम्स देखनी है जिसमें क्या नहीं है, जिसमें पाइवट एंट्री नहीं है. ओके, जिसमें पाइवट एंट्री नहीं है. तो अगर मैं इसको देखूं तो इसमें पाइवट एंट्री नहीं है, इसमें देखूं तो इसमें भी पाइवट एंट्री नहीं है. ओके, तो यहाँ पर मैंने कौन सा वेक्टर लिखा था, ये U1 है, U2 U3 U4 U5. मैंने थर्ड कॉलम में U3 वेक्टर लिखा था और फिफ्थ कॉलम में U5 वेक्टर लिखा था. तो मुझे क्या करना है, जो U1 3 और U5 वेक्टर जिनके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में पाइवट एंट्री नहीं आई है, वो वाले वेक्टर क्या कर देने हैं, हटा देने हैं. ठीक है, अगर मैंने U3 और U5 अपने ओरिजिनल सेट ऑफ वेक्टर से हटा दिए तो मेरे पास बचे U1 U2 U4. ये 3 वेक्टर्स बचे मेरे पास और ये मेरे क्या फॉर्म कर जाएंगे, बेसिस ऑफ सबस्पेस W. ओके, और डायमेंशन क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी. राइट, बस आपको एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए था यहाँ पे. अगर आपको वो आता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे. इस मेथड को कास्टिंग आउट एल्गो भी बोलते हैं, कास्टिंग आउट एल्गोरिथम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें वो वेक्टर्स हटा रहे हैं जो कि क्या हैं, जिनमें पाइवट एंट्री नहीं है. कि अगर मैं अब यहाँ पे बात करूं, ये वेक्टर मैंने क्यों हटाया, U3 और U5 वेक्टर मैंने क्यों हटाए, क्योंकि ये कैसे थे,
लीनियरली डिपेंडेंट थे। लीनियर डिपेंडेंट कैसे मालूम पड़ेगा किसी भी मैट्रिक्स में? इस मैट्रिक्स में चाहो पाइवट एंट्री नहीं है, वो लीनियर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये दोनों लीनियर डिपेंडेंट हैं और ये कैसे हैं? विद द पाइवट एंट्रीज, तो ये क्या हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। अंडरस्टूड? मैंने बेसिकली यस मैम। डिपेंडेंट वेक्टर्स हटा दिए। मेरे पास दो डिपेंडेंट वेक्टर थे जिनमें पाइवट एंट्री नहीं आ रही थी, उसका मतलब था कि वो डिपेंडेंट है। वो हटा दिए तो मुझे मेरे बेसिस मिल गया। समझ आया ये? बेसिस एक्सेट्रा पे तो काफी सारे यस क्वेश्चंस आते हैं, जेम में भी, बाकी गेट एक्सेट्रा में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं बेसिस और डायमेंशन को लेके। ओके, अब आगे मूव ऑन करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं, आपको उसमें डायमेंशन एंड बेसिस दोनों बताने हैं। ओके, और मेरे पास है सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम के आपको डायमेंशन और बेसिस बताने हैं। तो मेरे पास जो होमोजेनियस सिस्टम है वो है x प्लस 2y प्लस z माइनस 2t इज इक्वल 0, 2x प्लस 4y plus 4z minus 3t is equal 0 and 3x plus 6y plus 7z minus 4t is equals to 0। मेरे पास ये सॉल्यूशन सिस्टम है, सॉल्यूशन स्पेस है होमोजेनियस सिस्टम का। मुझे इसके सॉल्यूशन स्पेस के बेसिस और डायमेंशन बताने हैं। इस क्वेश्चन में क्या करोगे? सॉल्यूशन स्पेस पता है? मैंने शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया होगा कि सॉल्यूशन स्पेस क्या होता है। एनीवन, किसी को पता है सॉल्यूशन स्पेस? मैम नलिटी तो नहीं होती? सॉल्यूशन स्पेस बेसिकली मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था होमोजेनियस सिस्टम में सॉल्यूशन स्पेस। तो जब सॉल्यूशन स्पेस बोलने का मतलब क्या था यहाँ पर? थोड़ा याद करने की कोशिश करो। मैंने बताया था सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। ओके, होमोजेनियस सिस्टम। हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम किस तरीके से होता है? हमारे पास होता है x इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर लेट्स से ए मेरी कोई एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, x जो है नंबर ऑफ अननोन्स है, दैट इज n क्रॉस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास है होमोजेनियस सिस्टम। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम, तो x साइज जो भी अननोन्स है, यहाँ पर अननोन्स की जो वैल्यू मिलती है मुझे, वो मेरे हो जाते हैं अननोन्स। वो मेरे क्या हो जाता है? सॉल्यूशन स्पेस। अगर मैं सॉल्यूशन स्पेस फॉर्म करूं, दैट इज जो भी मेरे पास अननोन्स है, भी करेस्पॉन्डिंग अननोन्स है यहाँ पर, दैट इज x1 x2 to xn which are belonging to some scalar field। ओके, हमने बोला था कि होमोजेनियस सिस्टम के जो सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि जो अननोन्स होते हैं, वो सॉल्यूशन स्पेस फॉर्म करते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे करते हैं? क्योंकि वो क्या फॉर्म करते हैं? सब स्पेस फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्यूशन स्पेस of homogeneous system form subspace of is power n। ये मैंने बताया था कि सबस्पेस कैसे फॉर्म करते हैं, वो भी बताया था। ये जो है सॉल्यूशन स्पेस जो है होमोजेनियस सिस्टम का, सॉल्यूशन स्पेस बेसिकली जो भी तुम्हारी सॉल्व होके अननोन की वैल्यू आती है, उसके करेस्पॉन्डिंग आप जो भी वेक्टर या फिर वेक्टर की फॉर्मेट में जब उस वैल्यूज को लिखोगे, तो उसको हम सॉल्यूशन स्पेस बोलते हैं। इजिली आप इस तरीके से समझो। तो ये जो सॉल्यूशन स्पेस होता है, ये क्या होता है? सबस्पेस भी फॉर्म करता है। ठीक है, ये जो मैंने सबस्पेस जब टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने इसका भी जिक्र किया था उस टाइम पे, सॉल्यूशन स्पेस जो है वो सबस्पेस कैसे फॉर्म करता है। ओके, क्योंकि सबस्पेस के लिए मेरे पास कंडीशन क्या होती है?
सबस्पेस फॉर्म करने के लिए मेरे पास दो मेन कंडीशन होती है। पहली चीज होती है कि जीरो वेक्टर लाई करना चाहिए। अगर W एक सबस्पेस फॉर्म कर रहा है तो उसमें जीरो वेक्टर लाई करना चाहिए। और सेकंड कंडीशन थी जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की। अगर कंबाइंड कंडीशन ले लें दैट इज AU प्लस BV। ओके, AU प्लस BV, जहां पर A और B मेरे पास स्केलर्स थे और U और V मेरे पास सॉल्यूशन स्पेस से बिलोंग कर रहे थे, वो भी सॉल्यूशन स्पेस में बिलोंग करने चाहिए। ये दो कंडीशंस मैंने चेक करी थी और बताया था कि ये क्या फॉर्म करते हैं, सबस्पेस। अभी जब सॉल्यूशन स्पेस जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, सबस्पेस बनाते हैं, तो क्या होमोजेनियस सिस्टम तो फॉर्म करता है, होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन स्पेस सबस्पेस फॉर्म करता है। क्या नॉन होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन स्पेस सबस्पेस फॉर्म करेगा? ये समझ में नो आया? मैम। ये समझ में आया अभी जो मैंने सॉल्यूशन स्पेस का थोड़ा बताया, ये मैं पहले यस पढ़ा मैम। चुकी हूँ। हाँ, तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम का क्यों नहीं करेगा, रीजन दो। नल वेक्टर लाई नहीं करेगा ना। हाँ, क्योंकि उसमें नल वेक्टर लाइन नहीं करेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर सॉल्यूशन स्पेस की ही डायमेंशन और बेसिस की बात अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमने ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक सबस्पेस फॉर्म कर रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि हमें सॉल्यूशन स्पेस W किसी भी की भी बेसिस और डायमेंशन निकालने के लिए उसका सबस्पेस होना जरूरी है, राइट? यस मैम। सॉल्यूशन स्पेस हम होमोजेनियस सिस्टम का बेसिस और डायमेंशन भी निकाल सकते हैं क्योंकि उसका सॉल्यूशन स्पेस सबस्पेस फॉर्म करता है। ओके, सेम अगर यहाँ पे नॉन होमोजेनियस सिस्टम दे रखा होता, वो सबस्पेस ही नहीं है, उस टाइम पे आप उसकी डायमेंशन और बेसिस की बात नहीं करेंगे। ये समझ आया? हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम है अगर मेरे पास, हम उस केस में डायमेंशन और बेसिस की बात कर सकते हैं क्योंकि वो जो होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन स्पेस होता है वो सबस्पेस फॉर्म करता है। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, मैंने इससे मैट्रिक्स बना दी, लेट्स से 1 2 3 2 4 6 1 4 7 -2 -3 -4। ओके, अब ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गई। मुझे क्या करना है, इसको रिड्यूस करके, रिड्यूस करना है पहले। अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो लेट्स से अगर मैंने इसको रिड्यूस किया, R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 - 2 R1 एंड R3 में लगाया R3 - 3 R1। ओके, दैट इज 1 2 1 -2 और इधर लगाया 2 - 2 0 0 एंड दिस विल बी 2 1 0 0 3 4 4 -2 ओके 2। ओके, इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे, फर्दर रिड्यूस किया तो मेरे पास आया 1 2 1 -2 0 0 2 1। अब लास्ट वाली में लगाना है तो इसका ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 2 का मल्टीपल है, ये भी 0 हो जाएगा। ओके, अब मेरे पास पाइवट एंट्रीज आई, मेरे पास ये और ये। ओके, यहाँ से अगर मैं Ax = 0 करके इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं, ये क्या है, x y z t इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, उसकी इक्वेशंस टाइप आ गई। वो क्या आएगी, x + 2y + z - 2t इज इक्वल्स टू 0। ओके, और दूसरी आई 2z + t इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर ये देखो, ये क्या था, x है, y है, z है और t है। ठीक है, ये x के कोफिशिएंट्स है, ये y के कोफिशिएंट्स है। लाइक अगर यहाँ से देख लो, ये x के कोफिशिएंट्स है, ये y के कोफिशिएंट है, ये z के कोफिशिएंट है और ये t के कोफिशिएंट्स है। अब यहाँ पर y और t वाले केस में मुझे पाइवट एंट्री नहीं मिल रही है, राइट? y और t में क्या नहीं मिल रही है, मुझे पाइवट एंट्री नहीं मिल रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y और t मेरे हो जाएंगे फ्री वेरिएबल्स। क्या हो जाएंगे, फ्री वेरिएबल्स। ओके, फ्री वेरिएबल्स का मतलब है कि जो बाकी जो दो बचे हुए हैं x और z, हम x और z की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y एंड t।
ओके, अगर मैं इनकी x और z की वैल्यू बेसिकली मुझे निकालनी है, हम कभी भी फ्री वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं निकालते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास फ्री वेरिएबल्स मुझे पता चल गया कि मेरे पास y और t मेरे फ्री वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग मुझे पिवट एंट्री नहीं मिल रही है, ओके। तो हम बाकी जो भी मेरे वेरिएबल्स हैं उनको इनके फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि z इक्वल्स हो जाएगा मेरा -t/2, ओके, और यहाँ से मेरा x इक्वल्स हो जाएगा 2t - 2y - z, ओके। तो हमें t और y के फॉर्मेट में लिखना है, z के फॉर्मेट में नहीं, z हो जाएगा -t/2 दैट इज +t/2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा -2y 5t/2 5t/2 5t/2। मेरे पास x और z की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y एंड t, राइट, क्योंकि y और t मेरे फ्री वेरिएबल्स थे, इसलिए मैंने उनके टर्म्स में वैल्यू निकाल ली। अभी क्या करोगे आप, लेट्स सी, आपके पास वैल्यू आई, z इक्वल्स आया -t/2, x इक्वल्स आया था -2y + 5t/2 -2y + 5t/2। अब आपको निकालनी है बेसिस, तो आप क्या करोगे, इन वेक्टर्स को इस तरीके से लिखोगे। पहले आता है x की वैल्यू क्या है -2y + 5t/2, ओके। y फ्री वेरिएबल है तो y है, z क्या है z की वैल्यू है -t/2 z इज अ फ्री वेरिएबल, सो z like t is a free variable, sorry, t is a free variable, so it will be written t, okay। अब आप क्या करोगे, y कॉमन लोगे, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखोगे, प्लस t कॉमन लोगे, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखोगे। अगर मैंने y कॉमन लिया तो क्या आ गई वैल्यूज -2 1 0 0, यहाँ पर कोई y की वैल्यू नहीं है। यहाँ पर अगर लूं तो ये क्या हो जाएगा 5/2 0 -1/2 एंड 1। तो ये जो दो वेक्टर्स आए मेरे पास, ये अगर मान लो मेरा v वेक्टर है और ये मेरा u वेक्टर है, ये जो दो वेक्टर्स आए मेरे पास, ये मेरे क्या फॉर्म कर जाएंगे, ये मेरे बेसिस फॉर्म कर जाएंगे ऑफ w, अंडरस्टूड। किसी भी होमोजेनियस सिस्टम में अगर आपको बेसिस निकालने हो तो आप कैसे निकालेंगे, इस तरीके से आप उसको लीजिए, उसको रिड्यूस कीजिए, रिड्यूस करने के बाद जो भी फ्री वेरिएबल्स हैं, फ्री वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, फ्री वेरिएबल्स यानी कि ये जो सेल थी वो कैसी थी, डिपेंडेंट थी, ठीक है, ये कैसी थी, डिपेंडेंट थी। अगर आप इसको उस तरीके से समझने की कोशिश करो, मैंने क्या बताया था, जिनमें पाइवट नहीं होता वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट, ये लीनियरली डिपेंडेंट, तो अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो बाकी सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमने यहाँ पे क्या किया, जो बाकी वेक्टर्स थे उनको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, राइट, उनको डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, यानी कि जो फ्री वेरिएबल्स हैं y और t, हमको बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको उन्हीं के फॉर्मेट में लिखना है और इस तरीके से अपना बेसिस निकाल लेना है, अंडरस्टूड। यस ओके, और यहाँ पर डायमेंशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी, ओके। 2 तो अलग अलग होते हैं, अगर आपको सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा हो तब आप बेसिकली फॉर्मेट सेम रहेगा कि आपको मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, उसके बाद डिपेंडेंट वेक्टर्स निकाल देने हैं, ओके। पर आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जब आप सॉल्यूशन स्पेस की बात करो होमोजेनियस सिस्टम में, उस टाइम पे आप कैसे निकालोगे बेसिस, अगर आपको सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा है तब आप कैसे निकालोगे। जैसे अब आपको एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं कि अब आपको अगर दो बेसिस दे रखे हैं, सॉरी दो बेसिस नहीं, दो सबस्पेस दे रखे हैं, लेट्स टेक W1 जो कि है 1 1 0 1, दूसरा है दैट इज 1 2 3 0 एंड 2 3 3 1, ओके। ये है आपके पास, और दूसरा है आपके पास 1 2 2 2 3 2 0 एंड 3 5 4 2, ओके। ये आपके पास दो सबस्पेस दे रखे हैं वेक्टर स्पेस V के, ओके। ये क्या है, सबस्पेसेस के ये जो वेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जनरेटिंग सेट है बेसिकली, ये वेक्टर्स जो हैं वो पूरे सबस्पेस को जनरेट कर रहे हैं, ओके। तो हमें निकालनी है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W, कैसे निकालेंगे,
डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 का फॉर्मूला क्या था? मैम दोनों का सेपरेट निकालेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन लेके निकालेंगे। हाँ, दोनों का सेपरेट माइनस निकालेंगे, राइट, दोनों का सेपरेट निकालेंगे, उसके बाद उनके इंटरसेक्शन का जो भी डायमेंशन आएगा उसमें उन दोनों के को लाइक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो पहले आप निकालोगे डायमेंशन ऑफ W1 एंड डायमेंशन ऑफ W2। ओके, इनको ऐड करोगे एंड सब्ट्रैक्ट, लाइक हाउ एम आई राइटिंग इट, प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। बेसिकली आपको ये करना है, ठीक। इसको करने में कोई प्रॉब्लम आएगी? डायमेंशन निकाल सकते हैं आप इसकी, आप इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए, एक्लन फॉर्म में ट्रांसफर कीजिए, उसके बाद डायमेंशन देखिए। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, एक्लन फॉर्म में ट्रांसफर कीजिए, उसके बाद डायमेंशन ऑफ W2 आ जाएगा। अब मेरा कंसर्न ये है कि आप डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कैसे निकालोगे? सभी 6 वेक्टर्स हम्म, को एक ही मैट्रिक्स और फिर उसको एक्लेन में रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, वहां से हमें पता चल जाएगा कौन कौन डिपेंडेंट है। आप एक और काम कर सकते हो, जब आप डायमेंशन ऑफ W1 निकालोगे, like, क्या करोगे? like, अगर मैंने डायमेंशन ऑफ W1 की बात करी तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे पहले। इट इज 1 1 2 1 2 3 एंड 1 1 0 1 1 2 3 0 2 3 3 1। ओके, ये थी। अभी इसमें इसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो लेट्स से इसको ट्रांसफॉर्म होके कुछ मेरे पास, मैं रैंडम लेके चल रही हूँ अभी। इसको जब आपने ट्रांसफॉर्म किया तो आपके पास जो मैट्रिक्स आई ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो कुछ ऐसी आई। ओके, आई डोंट नो कि ये आएगी कि नहीं आई, मैं बस कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ अभी। ओके, कुछ ऐसी आई, तो यहाँ पर मेरे पास डायमेंशन आ गई 2। लेट्स से कि मेरे पास डायमेंशन ऑफ W1 आ गई 2। इसी तरीके से मैंने सेकंड वाले को फॉर्म किया, उसके बाद मेरे पास कुछ डायमेंशन आ गई, रिड्यूस करने के बाद जो मैट्रिक्स आई वो आई कुछ ऐसी। हम्म, नहीं, 6, take like this, 2, 0। यहाँ पर भी मेरे पास कितनी डायमेंशन आ रही है? लेट्स से ये भी डायमेंशन 2 आ रही है, कि मुझे पता है इसको सॉल्व करने के बाद डायमेंशन 2 ही आएगी। तो डायमेंशन दोनों की आ रही है 2। आप क्या करोगे? आप डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 निकाल सकते हो डायरेक्ट। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करके आपके पास दोनों की रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई है तो आप डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? ओके, ये ऐसे आपको W1 इंटरसेक्शन W2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम पे। जैसे कि अगर आपके पास ये फॉर्म आई तो आप ये कीजिए, जीरो वाली रोज जो है इनकी, जिसमें ये वाली रो 0 है, इसमें ये वाली रो 0 है, जीरो वाली रोज को हटा दीजिए और बाकी सारी रोज को एक फॉर्मेट में लिखिए, दैट इज 1 1 0 1। मैंने पहली रो लिख दी। सेकंड रो को आप लिखिए 0 2 3 -1। उसके बाद जीरो वाली रो थी, ये मैंने हटा दी, मैंने ये वाली रो ली, दैट इज 1 2 2। ये वाली रो ली, दैट इज 0 -1 6 4। ओके, अब मैंने इसको रिड्यूस किया। ओके, इसको जब आप रिड्यूस करोगे, कोई भी एक ये तो वैग्यू एग्जांपल था, मुझे नहीं पता क्या एक्लन फॉर्म आएगी। इसको आप रिड्यूस करने के बाद जो इसकी एक्लन फॉर्म आएगी वो होगी आपकी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, वेदर इट इज 2 3 4 व्हाटएवर इट इज। ओके, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 पे आप जाओ ही मत। अभी रिड्यूस्ड फॉर्म होके आया है, आप उसमें से नन जीरो एंट्री हटा दो, सॉरी जीरो एंट्री हटा दो, उससे एक नई मैट्रिक्स फॉर्म करो और उसको रिड्यूस करो, वहां से आपको डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 आ जाएगा। अंडरस्टूड? यस मैम, यस मैम। मेथड समझ में आया कैसे करना है? क्योंकि अगर आप डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 निकालने जाओगे, मे बी आपको थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस पड़े, ठीक है, क्योंकि थोड़ा काफी सारी मैट्रिसेस हो जाएंगी और लाइक काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने पड़ेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डायमेंशन ऑफ W1 अगर आप सॉल्व करोगे, आपको एक खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद रिजल्ट चेक करने हैं आपने। W1 की आएगी 2,
W2 की डायमेंशन आएगी 2, ओके, और जब आप W1 प्लस W2 की निकालोगे वो आएगी 4, ओके। ये रिजल्ट्स हैं, आप खुद ट्राई करके देखना, आंसर आपके ऐसा आना चाहिए। और अगर आपने डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 निकाल ही ली है तो आप इंटरसेक्शन की डायमेंशन आप आराम से निकाल सकते हो बाय द फॉर्मूला, बाय दिस फॉर्मूला, जो कि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। अंडरस्टूड? यस। ओके, अब ये वाला एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करना, क्योंकि मैंने रिड्यूस करके दिखा दिया कि कैसे करना होता है, कैसे एक्लन फॉर्म निकालनी होती है, ओके। अब हम एक नए टॉपिक पे मूव करेंगे, जो कि है निकालना बता दीजिए। क्या? डायरेक्ट इस मेथड से नहीं, डायरेक्ट नहीं निकलेगी इंटरसेक्शन की। निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपके पास ऐसा है कि आपके पास W1 प्लस इंटरसेक्शन लाइक W1 W2 के आप जब रिड्यूस कर लोगे, आपके पास ये मैट्रिक्स जब आप फॉर्म कर सकते हैं, अगर मैंने शायद कल जब बताया था उस टाइम पे क्या था, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 जब हमने निकाली थी, हमने रेस्ट्रिक्शन के केस में निकाली थी, राइट, जब मेरे पास 2 रेस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रा कुछ दे रखी थी तब मैंने निकाली थी, ओके। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि आप उन दोनों की क्या कर दोगे, उन दोनों की रेस्ट्रिक्शंस को एक कंबाइंड फॉर्मेट में लिखोगे और कंसीडर करोगे वो वेक्टर जो है वो इसमें भी लाई कर रहा है और इसमें भी लाई कर रहा है, राइट। अब अगर यहाँ पे आप इंटरसेक्शन की निकालते हो तो आप बेसिकली क्या करोगे, सारे वेक्टर्स को कंबाइन करके उसके बाद उसको आप सॉल्व करोगे, तो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, लाइक बहुत ज्यादा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, और सेम वेक्टर्स पे आप अगर अप्लाई करके देखोगे तो काफी डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम बेटर, मैं लाइक हमें टाइम बचाना है अपना अपने क्वेश्चंस में, एग्जाम टाइम में, तो हम इसी तरीके से करते हैं कि मेरे पास ये वेक्टर है, लाइक रिड्यूस होके जो भी आया हो आप उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दीजिए, दैट विल बी ग्रेट। अंडरस्टूड? अब जैसे रेस्ट्रिक्शन की बात आपने की, तो अगर आपके पास लेट्स से, या मुझे एक और क्वेश्चन याद आया रेस्ट्रिक्शन से, अब अगर आपके पास v अगर मैंने वेक्टर डिफाइन कर दिया जो कि है मेरा सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेट्स से एट मोस्ट 3, और W1 है मेरे पास which is f of x belongs to v given f of 1 is equals to 0 and W2 is equals to f of x belongs to v given f dash 1 is equals to 0, ओके। अब यहाँ पे अगर आपको डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मैंने रेस्ट्रिक्शन डिफाइन की है, पहले की रेस्ट्रिक्शन, दूसरे की रेस्ट्रिक्शन, ये जो मेरा वेक्टर है दैट इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, ज्यादा से ज्यादा 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, बताइए इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या है, मेरे पास कंडीशन दे रखी है, कोई जनरेटिंग सेट, कोई जनरेटिंग वेक्टर नहीं दे रखा है कि ये जो सब या फिर वेक्टर स्पेस है या फिर सबस्पेस है किसी सेट ऑफ वेक्टर से जनरेट किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास ये सबस्पेसेस है, यहाँ पे जनरेटिंग सेट गिवन ही नहीं है, आपके पास ये सबस्पेस है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 बतानी है। बेसिकली आपको क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ओके। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शंस की। रेस्ट्रिक्शंस में हमने क्या किया था, एक और चीज समझी थी कि जितनी नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हो उससे मेरी डायमेंशन हम इजीली निकाल सकते हैं, राइट। अभी अगर आप उस मेथड को भी, सिंपलेस्ट मेथड होता है वो, अगर आप बिना कुछ सॉल्व किए इसकी डायमेंशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? बस उस मेथड से कि नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन से आपको पता करना है। 3 - 1 कर सकते हैं। 3 कैसे लिया आपने? 3 क्योंकि वो मैक्सिमम एटमोस्ट 3 दे रखा है ना। एटमोस्ट अगर 3 दे रखा है तो टोटल वेरिएबल्स तो लेकिन 4 होंगे ना, कि f of x 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, अगर मैं 3 डिग्री पॉलिनोमियल को लिखूं, एटमोस्ट की बात कर रहा है, 3 से कम भी तो सकती ना ऐसे तो। एटमोस्ट सी
हम सारे कंसिडर केस लेके चल रहे हैं ना। एफ ऑफ एक्स अगर मैं 3 डिग्री पॉलिनोमियल में लिखूं तो वो क्या होगा, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। यस मैम, कांस्टेंट वाला छूट गया था, 4 हो जाएगा। तो मेरे पास 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे। मेरे पास टोटल वेरिएबल्स कितने हुए, 4 4 टोटल वेरिएबल्स 4। अब रेस्ट्रिक्शन क्या है, f of 1 is equals to 0, f of 1 is equals to 0। काम करते हैं, किसी एक की हम नॉर्मली निकाल के देख लेते हैं। ओके, W1 है जहां पर f of x मेरा इस तरीके से है, f of x given f of 1 is equals to 0, यानी कि रेस्ट्रिक्शन है मेरे पास that a plus b plus c plus d is equals to 0, राइट, यही हो जाएगा। बेसिकली f of 1 is equals to 0 मीन्स कि x की जगह मुझे 1 वैल्यू पुट करनी है, अगर मैं W1 की बात करूं तो। यस मैम। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो बेसिकली क्या है, अगर मैं इसको a के टर्म में लिखूं दैट इज माइनस बी माइनस सी माइनस डी, मैंने क्या करना है, a की वैल्यू में ये पुट कर देनी है। ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू उस टाइम पे हो जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस डी प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। ओके, एफ एक्स और गिवन a इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस सी माइनस डी। ओके, अब अगर मैं यहाँ से b कॉमन लूं तो मेरे पास क्या आ गया, x माइनस 1, c कॉमन लिया तो आ गया x स्क्वायर माइनस 1, d कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ गया, x क्यूब माइनस 1। ओके, तो ये जो W1 वेक्टर है वो किससे जनरेट हो रहा है, दिस इज स्पैनिंग बाय, क्या किया था इसमें, जनरेटिंग सेट नहीं दे रखा था तो हमने जनरेटिंग सेट निकाल लिया। ये जो है वेक्टर W1 सबस्पेस है वो इन वेक्टर से जनरेट हो रहा है, दैट इज x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 x क्यूब माइनस 1, ये इनसे स्पैन हो रहा है। ये मेरे क्या आ गए, जनरेटिंग सेट आ गए, क्योंकि W1 इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि हर वेक्टर ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, इस लीनियर कॉम्बिनेशन। इन सब में से भी तो अभी भी x माइनस 1 को कॉमन लेके हटाया जा सकता है ना। हाँ, उस पे भी आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। अभी देखो, अभी क्या है, ये वेक्टर्स जो है मेरे पास, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट हुए इनकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो हो जाएगी जाएगी। डायमेंशन। ठीक है, मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं और ये कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, राइट, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी 3। 3। इसी तरीके से जब आप इस केस पे जाओगे, W2 वाले केस पे जाओगे, यहाँ पे क्या है, f ऑफ x गिवन f डैश 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि मुझे पहले डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन एक वेरिएबल, एक वेरिएबल कम हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे बेसिस मतलब लाइक प्रोसेस सेम रहेगा सॉल्व करने का। W2 के लिए अगर मैं रेस्ट्रिक्शन की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, b प्लस 2c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 0। यस मैम। 1 second guys, I'm just coming। ये क्या आ गई, मेरी रेस्ट्रिक्शन आ गई। जब आप इसको अपनी ओरिजिनल f ऑफ x में पुट करोगे, जैसे यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये जो वेक्टर्स, वैसे यहाँ पे भी आपको एक जनरेटिंग सेट मिलेगा, राइट। जनरेटिंग सेट आपके पास जब आएगा वो उसको आप इसी तरीके से फॉर्म में लिखोगे, स्पैन ऑफ समथिंग, राइट। अगर मैं यहाँ पे इसको नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस के टर्म्स में अब देखूं, मेरे पास 4 वेरिएबल्स थे, एक रेस्ट्रिक्शन थी 4 माइनस 1, मेरे पास आई डायमेंशन 3। इसी तरीके से W2 की बात करूं तो मेरे पास 4 वेरिएबल्स थे, उसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन है, डायमेंशन क्या आ जाएगी 3, W2 की भी 3। अभी डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 की बात करूं, इसकी आ गई 3, इसकी आ गई 3। इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों कंडीशन को कंबाइन करेंगे हम। अगर दोनों कंडीशन को कंबाइन करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट we are going to see both conditions that a plus b plus c plus d is equals to 0
और b प्लस 2c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम वैल्यूज निकालेंगे और एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरे पास 4 वेरिएबल्स थे इंटरसेक्शन के केस में, इसमें 2 रेस्ट्रिक्शंस थी, तो 2 माइनस कर देंगे जो नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है, तो मेरे पास इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मेरे पास अगर मैं डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की बात करूं तो क्या आएगी, 3 प्लस 3 माइनस 2 दैट इज 4। अंडरस्टूड? सेकंड, ये समझ में आया? W1 इंटरसेक्शन Yes, ma'am. W2 की सारी रेस्ट्रिक्शन पुट करके उसके बाद डायमेंशन निकालने की कोशिश करो। क्या क्या आ रहे हैं आपके वेक्टर्स, क्या आ रहे हैं, इससे स्पैन हो रहा है ये? हेलो, सॉल्व किया किसी ने? अगर W1 इंटरसेक्शन W2 के आपको स्पैनिंग वेक्टर्स चाहिए तो क्या आएंगे वो? एनीवन? अरे नहीं किया तो ना बोल दो, मैं तो बताऊं फिर आगे। No, ma'am. ओके, तो ये था मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, a प्लस डी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। ओके, हम बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन की। मैंने लेट्स से यहाँ से मेरे पास b, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया b इज इक्वल्स टू -2c माइनस 3d। मैंने b की वैल्यू इसमें पुट करी, मेरे पास a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2c प्लस 3d माइनस c माइनस d दैट इज इक्वल्स टू समथिंग c प्लस 2d। ओके, c प्लस 2d आ गया। मुझे क्या करना है, a और b की वैल्यू f ऑफ x में उसमें पुट कर देनी है, यानी कि a है मेरा c प्लस 2d, b है मेरा -2c माइनस 3d x प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। ओके, अब इसमें क्या करना है, c के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज कॉमन लेनी है और d के करस्पॉन्डिंग। तो मैंने c के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कॉमन ली तो मेरे पास आया 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और d में आया मेरे पास 2 माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर मेरा जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो क्या हो रहा है, स्पैन हो रहा है इससे 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2 माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब से। अंडरस्टूड? अगर आप Yes, इस ma'am. क्वेश्चन में बात करो तो इस क्वेश्चन में हम क्या क्या समझ सकते हैं, स्पैनिंग वेक्टर यानी कि जनरेटिंग सेट कैसे से निकाल सकते हैं, उसमें से नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कैसे पता कर सकते हैं, उनके बेसिस कैसे निकाल सकते हैं, उनके डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, वो सारा समझ में आया? ये कई सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। Yes, ma'am. कुछ नहीं समझ में आया हो तो अभी बता दो, बिकॉज आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक।
Okay. Okay. So let's see another thing, which is linear transformation. Linear transformation. Okay. So किसी को पता है linear transformation क्या होता है? Linear transformation बोल दो या फिर linear mapping बोल दो, एक ही चीज है. Linear नो मैम. ओके. मैपिंग पता है? मैपिंग क्या होती है? मैम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करना जो लीनियर हो. ओके. मैपिंग पता है? मैपिंग तो पढ़ा होगा सबने. लाइक फंक्शंस में मैपिंग पढ़ी होगी ना कि f कोई एक फंक्शन है which is going from a to b. यस मैम, यस. राइट. जहां पर f क्या होता है? f जो होता है वो कोई एक रूल डिफाइन कर रहा होता है. राइट. a मेरा क्या होता है? डोमेन होता है. और b क्या होता है? वो डोमेन होता है. राइट. जो मैपिंग, ये जो मैपिंग थी which is going from a to b. ओके. तो हमें पढ़नी है लीनियर मैपिंग. लीनियर मैपिंग पढ़नी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? इसमें मेरे पास क्या है? लेट्स से कि मेरे पास v और w कोई वेक्टर स्पेसेस हैं. लाइक हम हर एक चीज कुछ भी कंसीडर करने से पहले एक वेक्टर स्पेस पे ही बात करेंगे, क्योंकि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं अभी, ऑन द वेक्टर स्पेसेस ही पढ़ रहे हैं. तो अगर मैं बोलना भी भूल जाऊं तो भी समझ लेना दैट आई एम टॉकिंग ऑन द वेक्टर स्पेसेस. मैंने कोई वेक्टर स्पेस कंसीडर कर रखा है. ओके. तो उस पे एक मैपिंग है which is going from T V to W. ये हमने मैपिंग की. ओके. माय मैपिंग इज T V to W. इस मैपिंग को हम, किसी भी मैपिंग, ये तो नॉर्मल मैपिंग हो जाती है, तो इस मैपिंग को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर मैपिंग बोलेंगे. दो रूल्स हैं उसके. अगर P of alpha plus beta is equals to P of alpha plus P of beta for all alpha beta belongs to the vector space V. Okay. And P of C alpha is equals to C T of alpha for all C belongs to field and alpha belongs to the vector space. ये दो कंडीशन है. इसको आप सिंगल कंडीशन से भी चेक कर सकते हो. इनकी कंबाइंड कंडीशन है दैट A alpha plus B beta is equals to A T of alpha plus B T of beta. यहाँ पर A और B मेरे फील्ड में है और अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस V. ओके. अगर आपको कोई भी मैपिंग लीनियर मैपिंग है या नहीं है, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि ये दोनों, या फिर आप ये एक सिंगल कंडीशन चेक कर लीजिए, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी हम उसको क्या बोलेंगे? लीनियर मैपिंग बोलेंगे. ओके. अंडरस्टूड. अभी हम Yes, चेक करना भी सीखेंगे आगे कि चेक कैसे करते हैं. ओके. अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है, वो ये है कि अगर आप इस सेकंड पॉइंट में देखें, अगर मैं इस सेकंड पॉइंट में c इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं, अगर मैं c इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये c से बिलोंग कर रहा है, फील्ड से बिलोंग कर रहा है, यानी कि वो 0 वैल्यू भी ले सकता है, हर जो भी वैल्यू होगी सारी वैल्यूज ले सकता है. राइट. फील्ड में है तो 0 वैल्यू ले सकता है. तो अगर c वैल्यू 0 ले रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा? c इंटू अल्फा 0 इज इक्वल्स टू 0 इंटू समथिंग दैट इज ऑल्सो 0. तो ये जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन बना वो हुआ 0 ऑन 0. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 इज इक्वल्स टू 0. इससे हम क्या कह सकते हैं? दैट एवरी लीनियर मैपिंग takes 0 vector into 0 vector. अंडरस्टूड. हर लीनियर मैपिंग में 0 वेक्टर टू 0 वेक्टर जा ही जा रहा होगा. ये किस रूल से हमें ऑब्टेन हुआ? अगर मैं यहाँ पे c इज इक्वल्स टू 0 ले लूं इस केस में, वो कैसी मैपिंग कर रहा है कि 0 इज इक्वल्स टू 0. अब c क्या है? फील्ड में है तो 0 तो ऑब्वियसली वैल्यू लेगा ही वो. समझ में आया? इस ये जो नोट पॉइंट है इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आधे से ज्यादा जो लीनियर मैपिंग चेक करने की प्रोसेस है वो यही फेल हो जाती है.
ओके अंडरस्टूड। यस मैम। तो आती है दो तरीके की मैपिंग है हमारे पास। पहले है लाइक दो तरीके की नहीं, एक्चुअली मैपिंग तो कई सारे टाइप की होती है, पर लाइक हम दो मैपिंग्स होती है, दैट इज जीरो मैपिंग और एक होती है आइडेंटिटी मैपिंग। इनके बारे में किसी को पता है? वन इज जीरो मैपिंग एंड अदर इज आइडेंटिटी मैपिंग। अगर जीरो मैपिंग की बात करें, ओके, जीरो मैपिंग होती है टी ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि वो वेक्टर्स जो जीरो पे मैप कर रहे हैं। आइडेंटिटी मैपिंग होती है यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा, यानी कि अल्फा अल्फा पे ही मैप कर जाए, यानी कि वो सेम वेक्टर पे जो मैप कर जाए वो होती है आइडेंटिटी मैपिंग, और जो जीरो पे मैप कर जाए वो क्या हो जाती है? जीरो मैपिंग। अंडरस्टूड? मैम इट्स मीन बाइजेक्टिव क्या? मैपिंग बोल सकते हैं इसको, आइडेंटिटी वाले को। मुझे सुना ही नहीं दे रहा। मैम बाइजेक्टिव मैपिंग बोल सकते हैं क्या इसको? आइडेंटिटी लाइक ये तो अलग अलग मैपिंग हो गई ना अभी तो, ये तो दो अलग अलग मैपिंग है, जहां पर ये वाली तो बाइजेक्टिव नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हम यहाँ पे जीरो मैपिंग की जब बात कर रहे हैं जहाँ पे अल्फा बिलोंग टू वी, यहाँ पे अल्फा क्या हो गया? अल्फा वो सारे सेट ऑफ वेक्टर्स हो गए जो कि जीरो पे मैप कर रहे हैं, तो यानी कि कई सारे वेक्टर्स हैं जो कि जीरो पे मैप कर रहे हैं। वो आपकी जो मैपिंग होगी उस पर डिपेंड करेगा कि जो भी आप मैपिंग में रूल यूज कर रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग क्या कितने अल्फाज हैं जो कि जीरो पे मैप कर रहे हैं, राइट? अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो मैपिंग। अभी वो चेक करते हैं कि अगर आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा हो तो उस टाइम पे आप क्या हो, इसकी बात कर रहे थे हम, उस टाइम पे आप चेक कैसे करोगे कि कुछ भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है? ओके, लाइक लीनियर मैपिंग फॉर्म कर रहा है या नहीं। लेट्स से कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है which is on r cube to r cube, okay, and the transformation is going like x1 x2 x3 and which is equals to x1 x2 0, जहां पर x1 x2 x3 is belonging to r cube। बताओ क्या ये लीनियर मैपिंग है या नहीं है? इसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे ये चेक करना है कि लीनियर मैपिंग जो मैंने यहाँ पे की है, लाइक जो मैंने मैपिंग यहाँ पे शो करी है, ये लीनियर मैपिंग है या नहीं है। बेसिकली मुझे दो चीजें दिखानी है कि अगर अल्फा और बीटा कोई दो वेक्टर्स हैं जो कि आर क्यूब में लाई कर रहे हैं, जो मेरा वेक्टर स्पेस है, तो उनके लिए टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाए? टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा हो जाए, एंड टी ऑफ सी अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाए? सी ऑफ टी अल्फा हो जाए। हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? लीनियर मैपिंग है। ये आप कैसे चेक करोगे? आपको क्या करना है? दो वेक्टर्स ही तो कंसिडर करने हैं, अल्फा और बीटा, राइट और नॉट? तो हेलो, हेलो, आर यू गाइस ट्राइंग और नॉट? अरे कुछ तो रिस्पॉन्ड करो। मैम ट्राई कर रहे हैं। ओके ओके, ट्राई देन।
क्या आ रहा है गाइस? मैम एक बार क्वेश्चन को रिपीट करिएगा। क्वेश्चन यही है जो सामने लिखा हुआ है। मेरे पास जो मैपिंग है वो जा रही है t ऑफ x1 x2 x3 इक्वल्स टू, वो मैप हो रहा है x1 x2 0 पे। मुझे चेक करना है कि जो मैपिंग लिखी हुई है ये लीनियर मैपिंग है या नहीं है। इसको चेक करने के जो 2 पॉइंट्स हैं वो मैंने मेंशन कर रखे हैं। ये 2 पॉइंट्स आपको चेक करने हैं कि ये जो वेक्टर ले वो आर्बिट्ररी ले कोई भी। हाँ, आर्बिट्ररी वेक्टर जो कि आपके इसमें लाई कर रहा हो। लेट्स से कि अगर आपने अल्फा ले लिया समथिंग है मैम, लीनियर मैपिंग है ये। x1 x2 x3 लीनियर मैपिंग होगी, यू आर करेक्ट। बीटा अगर मैंने ले लिया लेट्स से y1 y2 y3, कोई भी 2 आर्बिट्ररी वेक्टर, उन पे उनको आपको मैपिंग चेक करनी है। ठीक है, तो एक बार हम कर लेते हैं खुद से। अल्फा लेट्स से मैंने ओके आई हैव टेकन द सेम वैल्यूज बाय मिस्टेकनली, सो डोंट कंफ्यूज अबाउट इट। ओके, so you can take any arbitrary vector like m1 m2 m3 u1 u2 u3 whatever it is. So this is alpha, this is beta. Whatever I want to do, I'll just take the alpha plus beta. ये इन दो वेक्टर्स का एडिशन क्या होगा? x1 plus y1, x2 plus y2, x3 plus y3. ओके, अब मुझे इस पे क्या करना है? मैपिंग लगा देनी है। तो t ऑफ अल्फा प्लस बीटा जब मैंने किया, मैपिंग हम लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है? x1 x2 और थर्ड वाला क्या हो रहा है? 0 हो जा रहा है। तो मैपिंग लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट। मैपिंग जब मैंने यूज करी तो ये हो गया x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 और ये 0। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये इस फॉर्म में लिखा जाता है कि अगर मैं t अल्फा प्लस t बीटा करूं तो वो क्या आएगा? ठीक है, तो देखो अगर मैंने t अल्फा किया, इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ? x1 x2 0 प्लस y1 y2 0, राइट। और ये क्या है मेरा? x1 x2 0 क्या है? t ऑफ अल्फा है, t ऑफ अल्फा है, यानी कि x1 सेम, अगर मैंने इस पे t ऑफ अल्फा लगाया, मैपिंग लगाई, दैट इज x1 सेम, x2 सेम और x3 0 हो जाएगा। एंड t ऑफ बीटा जब मैंने किया तो ये क्या हो जाएगा? y1 y2 0। ये क्या आ गया? t ऑफ अल्फा प्लस t ऑफ बीटा। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ से, समझ में आया? अब इसी तरीके से अगर मैं t ऑफ c अल्फा की बात करूं, t ऑफ c अल्फा क्या होगा? बेसिकली c अल्फा क्या होगा? c अल्फा मेरा होगा c x1 c y1 सॉरी c x2 एंड c x3। मैंने इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं तो पहला सेकंड सेम सेम, लाइक x1 is x1 x2 is x2, so it will be cx1 is cx1 cx2 is cx2 and the third term goes to 0. This is the mapping here. अब मुझे क्या करना है? इसको c ऑफ t अल्फा की फॉर्म में लिखना है। तो अगर मैं इसमें से c कॉमन ले लूं तो वो क्या हो जाएगा? x1 x2 x0, जो कि क्या है? t ऑफ अल्फा है। ये क्या हो गया? c ऑफ t अल्फा हो गया। तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, ये क्या हो गई मेरी? ये जो मैपिंग है वो क्या है? लीनियर मैपिंग है। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। अभी अगर इसी तरीके से लेट्स से इस क्वेश्चन में जो मैपिंग हो रही होती वो ऐसे ना होके कुछ ऐसे होती, लेट्स से x1 प्लस 1, x2 प्लस 1 एंड x3 प्लस 1। सेम क्वेश्चन, बस मैंने मैपिंग चेंज कर दी। अभी अगर इसमें मैपिंग ऐसे हो रही होती तब ये लीनियर मैपिंग फॉर्म करता या नहीं? अब नहीं करेगा मैम, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा। नहीं, 1 + 1 2 नहीं होगा। 1 + 1 2 नहीं होगा यहाँ पे। यही मुझे चेक करना था बस। मतलब लीनियर मैपिंग फॉर्म नहीं करेगी, दैट इज ट्रू, लीनियर मैपिंग फॉर्म नहीं करेगी, पर 1 + 1 2 नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सेम अल्फा मान लीजिए। अल्फा मैंने मान लिया x1 x2 x3, बीटा मान लिया मैंने x1 y1 y2 y3। ओके, अल्फा प्लस बीटा किया। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? x1 + y1, x2 + y2 एंड x3 + y3। क्या करेंगे? इस पे मैपिंग लगाएंगे। तो मैंने क्या किया? t ऑफ अल्फा प्लस बीटा,
मैंने जब टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा किया तो मैंने देखा कि क्या हो रहा है, हर एक में 1 ऐड हो जा रहा है, हर एक में 1 ऐड हो जा रहा है। यानी कि ये मैंने मैपिंग करी तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस 1 ही रहेगा, x2 प्लस y2 प्लस 2 सॉरी प्लस 1। यहाँ पे तो 1 नहीं होगा, लेकिन दूसरे वाले में RHS में हो जाएगा। y3 प्लस 1 किसमें हो जाएगा, RHS में जब T अल्फा प्लस T बीटा लेंगे वहां पे 2 हो जाएगा। वहां पे इसी अल्फा में नहीं, इसी के T अल्फा प्लस बीटा है ना, अच्छा इज इक्वल टू वो T अल्फा कंबाइंड प्लस वाली T बीटा। प्रॉपर्टी, आई टॉकिंग अबाउट दैट कंबाइंड प्रॉपर्टी, सिंगल कंडीशन मैंने बताई थी। हेलो, यस मैम। हाँ, अभी आप इसमें देखो पहले, अगर मैं इसको, अब मुझे क्या करना है, लीनियर मैपिंग प्रूफ करने के लिए ये टी अल्फा प्लस टी बीटा के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो टी अल्फा मेरे पास क्या है, अगर मैं टी अल्फा देखूं तो टी ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, टी ऑफ अल्फा मेरा होगा x1 प्लस 1, x2 प्लस 1, x3 प्लस 1। टी बीटा होगा y1 प्लस 1, y2 प्लस 1 एंड y3 प्लस 1। आप जो चीज बोल रहे थे अब हो गई वो, अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो वो हो रहा है x1 प्लस y1 प्लस 2, x2 प्लस y2 यस मैम। प्लस 2, x3 प्लस y3 प्लस 2, ओके। लेकिन यहाँ पर जो t अल्फा प्लस बीटा आ रहा है दैट इज कमिंग इनटू द प्लस 1 फॉर्मेट, ओके। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या है, x1 x2 x3 मैंने अलग कर लिया, y1 y2 y3 मैंने अलग कर लिया, और ये मेरे पास आ रहा है 1 1 1। ये कभी भी टी अल्फा प्लस टी बीटा की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मेरे पास टी अल्फा टी बीटा क्या है, ये है, ठीक। तो ये क्या हो गई, ये इस टाइम पे अब लीनियर मैपिंग फॉर्म नहीं होगी। जब लीनियर मैपिंग करेंगे अल्फा प्लस बीटा की तब वही सेम कोफिशिएंट रहेगा, लेकिन जब अल्फा प्लस टी बीटा कर रहे हो आप तब क्या आ रहा है, वो आ जा रहा है। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके। यस मैम। अगर मैं इसी तरीके से आपसे पूछूं कि अगर मेरे पास मैंने वेक्टर स्पेस डिफाइन किया है, लेट्स से कोई एक ऐसे कॉन्टिन्यूस मान लो, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ओके, जो कि क्लोज्ड इंटरवल लेट्स से a और b में है, और मैपिंग डिफाइन हो रही है t v2r, ओके, t v2r। तो अब ये यहाँ पे जो लीनियर मैपिंग है कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की, ये अगर मैं इस फंक्शन पे, ये जो मेरा वेक्टर स्पेस है इस पे मैं बात करूं इंटीग्रल और डेरिवेटिव मैपिंग, क्या ये लीनियर मैपिंग होंगे दोनों, इंटीग्रेटिव और डेरिवेटिव लीनियर मैपिंग? लाइक इंटीग्रेटिव और डेरिवेटिव मैपिंग जो होती है क्या वो लीनियर मैपिंग होती है या नहीं? डेरिवेटिव तो लीनियर मैपिंग होता है, पर इसमें कंटिन्यूअस फंक्शन बोल रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं बोल रहा है। आई वाज जस्ट आस्किंग दैट डेरिवेटिव है या नहीं है, डेरिवेटिव होती है, ठीक है। अब इंटीग्रल की अगर मैं इस फंक्शन में इंटीग्रेटिव की बात करूं, क्या इस फंक्शन में जो मैंने मैपिंग फॉर्म करी है इसमें इंटीग्रल मैपिंग फॉर्म होगी या नहीं, लाइक लीनियर मैपिंग फॉर्म होगी या नहीं? हो जाएगी मैम, हो जाएगी, इंटीग्रल भी है लीनियर। ठीक है। कैसे हो जाएगी बताओ? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर जो हम लोग लेते हैं वो इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx कर सकते हैं। हम्म, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आप इसको ऐसे देखो कि अगर मेरी जो क्या है इंटीग्रल मैपिंग में की बात कर रहे हैं, तो मान लो जो मैपिंग हो रही है टी ऑफ एफ की ऐसे हो रही है, ए टू बी एफ टी बी टी, कुछ मैपिंग ऐसे हो रही होगी, और इसको सॉल्व करने के बाद मुझे कुछ रियल नंबर मिल रहा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें दोनों जो मेरे केस थे, इस थे टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा और टी ऑफ सी अल्फा। तो मान लो मैंने फंक्शंस यहाँ पे कंसीडर करे, क्योंकि ये मेरे फंक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वैसे मैंने दो फंक्शन कंसीडर करे विच इज यूटी एंड वीटी, और यूटी और वीटी पे मैंने पहला कॉन्सेप्ट अपना चेक किया, दैट इज वेदर टी यूटी प्लस वीटी
will be equals to t of ut plus t of vt. Okay, that is, अगर इसकी बात करें तो a to b ut plus vt dt को हम a to b ut dt plus a to b vt dt इसकी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, t of ut हो जाएगा ये वाला, और ये क्या हो जाएगा, t of vt हो जाएगा, राइट। इंटीग्रल मैपिंग में हम ऐसा करते हैं ना। इसी तरीके से इंटीग्रल, अगर जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो और कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है तो आप उसको पे ऑफ बाहर ले देते हो और अंदर इंटीग्रेशन करते रहते हो, राइट। तो इंटीग्रेशन में दोनों ही जो चीजें हैं, कंडीशंस हैं, वो इजीली सेटिस्फाई कर जाती हैं। ये क्या है, इंटीग्रल मैपिंग जो है वो क्या है, लीनियर मैपिंग फॉर्म कर जाती है। अंडरस्टूड? यस मैम। इसी तरीके से डेरिवेटिव मैपिंग की बात करो तो डेरिवेटिव मैपिंग भी क्या है, लाइक ये तो कंटीन्यूअस फंक्शन की बात की हमने, यहाँ पर इंटीग्रल मैपिंग की बात कर रहे थे। डेरिवेटिव की बात करो तो डेरिवेटिव मैपिंग भी क्या होती है, लीनियर मैपिंग फॉर्म करती है। ओके ओके, देन आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल हम बात करेंगे बाकी आगे के टॉपिक्स पे। मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों के सिलेबस में कर्नल और लाइक कर्नल ऑफ P और नल स्पेस ऑफ P ये है? कर्नल No, ऑफ कर्नल एंड इमेज ऑफ लीनियर मैपिंग, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ है या नहीं है? Like, I want to make sure. लीनियर अलजेब्रा में कि ग्रुप थ्योरी में। ओके 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 देन, ओके देन, इतना ही पूछना था मुझे, बिकॉज मुझे श्योर नहीं था कि है या नहीं है। ओके देन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू मैम। या थैंक यू मैम।